हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो जैसे कि हम सीटेट जुलाई 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम पेपर फर्स्ट में थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगातार कर रहे हैं, जो कि हमारी कंटिन्यू सीरीज चलेगी। जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक हम लगातार इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, ताकि ये हो कि हमारा सिलेबस भी समय से कंप्लीट हो जाए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर ले, ताकि हमारे पास रिवीजन का भी समय रहे। तो वो तो कंटिन्यू चलेगा ही, लेकिन अब साथ साथ में हमें पेपर सेकंड में भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे पेपर फर्स्ट तो क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन पेपर सेकंड में बहुत दिक्कत होती है। किसी का 1 मार्क्स से रुक जाता है, किसी का 2 मार्क्स से। तो यहाँ पे दिक्कत ना हो, इसके लिए ज़रूरी है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर ध्यान देना। वो क्या है? वो है आपका सामाजिक अध्ययन। ये आपको 60 नंबर दिला देता है अगर आपने अच्छे से मेहनत की। ऐसा नहीं, क्योंकि देखो निगेटिव मार्किंग होता नहीं है, लेकिन अगर आपने अच्छे से स्टडी की है तो ऐसा नहीं होता है कि आप इतने मार्क्स नहीं पा सकते। टफ आता है, इस वजह से लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो कम से कम 50 से 55 की उम्मीद तो कर ही सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो हमें भी पता है इसका सोर्स तो क्या है, कहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बात की थी कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है, लाइन टू लाइन, लाइन सीधा सीधा उठा के दे देते हैं एग्जाम में। तो अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ रखी है, वहीं से क्वेश्चन बनता है, आप आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि देखो वेटेज सबसे ज़्यादा है ना। और आप जानते हैं कि सीडीपी तो आप फर्स्ट में पढ़ते हो तो आपको सेकेंड में भी हेल्प करेगी। भाषा में भी आपका नंबर मिल जाता है, लैंग्वेज में। तो बचा आपका सोशल। एक तो होता है सोशल और दूसरा होता है साइंस और मैथ। तो जो लोग साइंस मैथ करते हैं वो सोशल नहीं करते, जो सोशल करते हैं वो साइंस मैथ नहीं करते। तो ये अपर प्राइमरी के लिए होता है, 6 to 8 के लिए पेपर होता है। तो यहाँ पे आप वो उधर के टीचर बनते हैं साइंस वाले, इसलिए वो अलग पेपर करते हैं। फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं सोशल साइंस की, जहाँ पे हम लोग आप लोग के लिए लेके आए हैं 2011 से 2021 के बीच पिछले कुछ वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम उनको थोड़ा सा देखेंगे। ये एक तरीके से बस इतना समझिएगा, यहाँ बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या नहीं बहुत ज़्यादा करूँगी डीप, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी। अगर हम एनसीईआरटी करने के बाद अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई चीज़ थ्योरी वाइज पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो तो समझ में भी आता है कि आखिरकार चलो हमने कुछ पढ़ रखा है ना। अब पहले से ये मान लो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ा कुछ नहीं है, तो बस तुक्के ही लगा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता ना। तो इसी वजह से हम अब स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग के लिए एनसीईआरटी। ठीक है। एनसीईआरटी की अब आपको क्लास मिलेगी, जहाँ पे मैं पूरी एनसीईआरटी के जो चैप्टर हैं वो मैं कंप्लीट कराऊंगी। और इसका जो सिलेबस होगा और जो जो मैं पढ़ाने वाली हूँ उसको मैं टेलीग्राम पे आपको सेंड कर दूंगी। एक बार ज़रूर देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं हमें। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से संबंधित जितने भी पीडीएफ वगैरह होते हैं, नोट्स वगैरह होते हैं, वो आपको वहीं टेलीग्राम पे ही मिल पाएगा। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज हम बहुत रैपिड तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी जैसे हम एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में लगाएंगे, तब हम एक्सप्लेनेशन अच्छे से करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं आपको बोलूँगी नहीं कि चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको अगर पसंद आए मेरी मेहनत तो ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है? यानी ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से कौन से ऐसे लेखन हैं जिनको हम प्राथमिक यानी प्राइमरी सोर्स के रूप में नहीं मान सकते? अबुल फजल, राज सुंदरी देवी, जियाउद्दीन बर्नी या फिर मुजफ्फर आलम। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, हम अपने आपसे पहले भी कहा कि हम रैपिड तरीके से आज की क्लास करने वाले हैं। इसके बाद जैसे एनसीईआरटी शुरू होगी फिर हम डिटेल के साथ करेंगे। मुजफ्फर आलम। तो ये जो अबुल फजल, राज सुंदरी और जियाउद्दीन बर्नी हैं, इनको हम प्राथमिक स्रोत के रूप में जान सकते हैं इनके लेखन को, लेकिन मुजफ्फर आलम के नहीं। तो ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है आप सभी के बीच। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना शुरू करना है, प्रारंभ करना है, तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को उपयुक्त
या प्रयुक्त करना गलत होगा। यानी अगर आप प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हो तो कौन सा जो स्रोत है उसको आप यूज़ करना आपके लिए गलत होगा। लघु चित्रकारी, शिलालेख, हस्तलिपियाँ या फिर गुफा चित्रकारी। तो यहाँ अगर हम उत्तर की बात करें तो जो राइट आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, लघु चित्रकारी। तो ये जो क्वेश्चन आपके अभी जो पहला क्वेश्चन था और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये 2019 के क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2019 में ऐसा प्रश्न आया था, ऐसा नहीं यही प्रश्न आया था, ठीक है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर रहे हैं। नेक्स्ट है, तो नीचे 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के बारे में का भी कथन और कारण दे रखे हैं। हमें बताना है क्या दोनों सही हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं नहीं। तो अगर हम बात करें कथन की, कथन में क्या कहा जा रहा है कि कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया, ठीक है। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक और औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। कारण क्या है कि राष्ट्रवादी विचारों को अव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्दलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों गलत हैं, सॉरी दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है बट आर गलत है, ए आर दोनों गलत है। तो आपको बताना है कि क्या अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। तो अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका होगा कि आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है कि कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का क्या किया गया, उपहास किया गया और अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक और औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई, ठीक है। कारण क्या है, राष्ट्रवादी विचारों को अव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्दलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो अगर बात करें तो कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन ये एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं, यानी ए और दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा है कि भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। गिरनार का सैल, पाद शाहनामा चित्रकला, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला या फिर कांगड़ा शैली की चित्रकला। तो यहाँ सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो मध्य प्रदेश की आप भीमबेटका भी जानते होंगे, ठीक है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक स्थल है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरत के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है। और डी है आपका, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। अब इनमें से जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सॉरी गलत पूछा है, गलत। देखो इसी वजह से जब कोई चीज़ हाईलाइट ना करो ना तो माइंड से स्किप हो जाता है। तो इसी वजह से जब पूछा जाए कि गलत तो उसको बहुत हाईलाइट गोला बना लो उसको, ताकि आंखों के सामने दिखे कि हाँ ये गलत पूछा है हमसे, तब ज़्यादा सही रहता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। ये गलत है, गलत पूछा गया था ना, तो गलत है ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश 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 पर लिखी गई थी। मतलब सबसे जो पुरानी पांडुलिपियां हैं वो किस पर लिखी गई थी, कागज पर, लकड़ी पर, ताड़ पत्रों पर या फिर पत्थरों पर, किस पे लिखी गई थी ये पूछा गया है। तो अगर हम बात करें, देखो ये क्वेश्चन 2018 में आया था और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ताड़पत्रों में। किसमें, ताड़पत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा छोटा कर दूं ताकि पूरा स्क्रीन में आ सके ये, हाँ जी।
गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी थी? तो जो आर्यभट्ट हैं, ठीक है, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी है आर्यभट्टीयम, वो किस लैंग्वेज में लिखी है ये पूछा है। पाली में, संस्कृत में, प्राकृत में या फिर हिंदी में? किस भाषा में लिखा है? तो यहाँ अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा संस्कृत। तो आर्यभट्टियम आप जान ही गए, लेकिन एक और ग्रंथ याद रखिएगा, सूर्य सिद्धांत, ये भी आर्यभट्ट का ही है, सूर्य सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोग्राफी संबंधित है, हेलियोग्राफी संबंधित है शासक के आत्मकथा लेखन से, संत की जीवनी लेखन से, संत की आत्मकथा लेखन से या फिर शासक की जीवनी लेखन से? तो हेलियोग्राफी किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संत की आत्मकथा लेखन से, नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संत की जीवनी लेखन से, ठीक है, सॉरी, संत की जीवनी लेखन से, ये राइट आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था 2015 में। कब पूछा गया था? 2015 में पूछा गया था। तो ये जो हेलियोग्राफी होता है, इसका जो तात्पर्य होता है ये आपने पहले ही बता दिया कि संत की जीवनी लेखन से। तो हेलियोग्राफी आत्मकथा या इतिहास के उस अपमानजनक संदर्भों के लिए हम यूज़ करते हैं जिससे लेखकों के बारे में अनुभव किया जाता है या किया गया है। अगर हम बात करें तो ये आलोचनात्मक या अपने विषय के प्रति आदरणीय होते हैं। तो ये जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पांडुलिपियां और अभिलेख पर निम्नलिखित दो कथन दिए हैं, आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला जो है, ए, पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं कि पांडुलिपियां ताड़पत्र और भुजनांग वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी जाती थी और जो अभिलेख हैं वो पत्थर और धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं, निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी हैं? तो भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में हम विभाजित करते हैं, तो इसमें कुछ समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा छोटा कर दे ताकि पूरा क्लियर दिखे। हाँ जी, एक कह रहा है त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है, 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है, यह संकल्पना पश्चिम से ली गई जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है, और डी है भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल और आपका आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो आपको सही आंसर बताना है क्या होगा। अगर हम सही उत्तर की बात करें तो ये संकल्पना पश्चिम से ली गई जहां आधुनिक काल विज्ञान तर्कणा को लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहासकार कैसे लिखते हैं? प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, पुरातत्वीय स्रोतों का प्रयोग करके या फिर वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये पूछा गया था 2012 में। ठीक है, तो आदिवासी जनजाति लोग अपना पिछला रिकॉर्ड, लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहासकार कैसे लिखते हैं?
ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुड़ते हैं, या फिर डी है इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो इन चार ऑप्शन में से बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन 2012 का ही है। अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्थान जहाँ अतीत की स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं ऐतिहासिक स्थल कहलाते हैं, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी, वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उसे काल का मुख्य स्रोत है, वह हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी, और डी ऑप्शन है कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। तो इनमें से सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उसे काल का मुख्य स्रोत है। ठीक है, उस काल का मुख्य स्रोत है, उसे न होके उस होगा। ये थोड़ा बहुत भाषा का अगर जरा सा भी अंतर आ गया ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नहीं, वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है। ठीक है, ये ऑप्शन आपसे गलत पूछा गया है ना, कौन सा सही नहीं है। देखो हमने गोला नहीं किया था ना तो दिमाग से निकल गया, गोला कर लो तो दिमाग में रहता है कि अच्छा हमसे गलत पूछा गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इनका उपयोग दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। सी है, यह पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे, और डी है यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। महापाषाण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब आपसे सही पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि महापाषाण ऐसे बड़े पत्थर या शिला को कहा जाता है जिसका प्रयोग किसी स्तंभ, स्मारक या अन्य निर्माण के लिए किया जाता है ना। तो जो आपका ऑप्शन है सही वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला, इनका उपयोग दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCE का तात्पर्य है, BCE का तात्पर्य क्या है। बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा, बिफोर कंटेम्प्रेरी एरा, या बिफोर क्रिश्चियन एरा। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बिफोर कॉमन एरा, ऑप्शन नंबर पहला। तो ये जो BCE है, ठीक है, इसका पूरा नाम है बिफोर कॉमन एरा, और इसे हम BC के स्थान पर उपयोग करते हैं। तो BC का पूर्ण रूप हो गया बिफोर क्राइस्ट, है ना, बिफोर क्राइस्ट। और ग्रिगोरियन कैलेंडर में ईसवी यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्ष को ये दर्शाता है, और ईसा पूर्व उनके जन्म से पूर्व के वर्षों को दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो पहला है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉमन एरा क्या है। आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के समीकरण से विकसित एक नया एरा, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा, या फिर क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये भी 2012 का क्वेश्चन है, ये भी 2012 में पूछा गया था। तो अगर हम बात करें राइट आंसर की तो राइट आंसर है क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है।
तो विश्व के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत क्रिश्चियन एरा को ही हम कॉमन एरा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ना कि आपको लगे कि मैंने 17 लिख रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? मतलब 2012 और किस प्रकार से लिखा जा सकता है? ईसी 2012, एडी 2012, एपी 2012 या फिर बीसी 2012? सन 2012 की बात हो रही है। सन 2012 को हम क्या कर सकते हैं? एडी 2012 के रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे डैश 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 में रहते थे। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत या फिर उत्तर पश्चिम भारत? तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप सभी को देना है। तो देखो, जो हम लोग एनसीईआरटी की क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं है कि केवल एक लैंग्वेज में होगा। यहाँ आपको दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगी क्लास, जहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनको हिंदी पढ़ने में दिक्कत होती है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में। तो दोनों को साथ में लेके हम चल रहे हैं ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो। यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हैं। और सीटेट वाला जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उससे ये होगा ना कि आप लोग समय समय में क्विज़ भी करते जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। देन अगर पीडीएफ वगैरह आपके पास होगा तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं आराम से। और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको यहाँ नहीं पूछना है तो आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो और लोगों को शेयर करो और लोगों को जोड़ो, है ना। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो चैनल को, ताकि बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो इससे होगा कि आप आराम से क्लास कर पाओगे, है ना, ये चीज़ होगा। तो वैसे तो मेरी जो क्लास का समय है वो शाम 5 बजे आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, तो डेली नहीं हो पाता कभी कभी, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और आप क्लास कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका उत्तर पश्चिम भारत। ठीक है, तो जो भारत है, भारत हो गया। ठीक है, भरत है, भरत। ठीक है, सॉरी। भरत लोगों का एक जो समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। और अगर हम बात करें, ये लोग सरस्वती नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। तो ये भरत है, भरत की जगह भारत हो गया, है ना, हमारा इंडिया हो गया, भरत है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये जो क्वेश्चन आया था ये आया था 2014 में। ठीक है, 2014 में एक क्वेश्चन आया था कि भारत लोगों का एक जो समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे रहते हैं उत्तर पश्चिम भारत में। और भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए इसको भी रैपिड तरीके से थोड़ा देख लीजिएगा। वर्तमान में अंगकोर वाट स्थित है कंबोडिया में, श्रीलंका में, चीन में या म्यांमार में? अंगकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी? भास ने, कालिदास ने, भवभूति ने या फिर बाणभट्ट ने? तो अगर हम बात करें, आपकी मालती माधव नामक नाटक की रचना की है, वो की है भवभूति जी ने। ऑप्शन नंबर सी। वेदेश्वर मंदिर स्थित है, वेदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में, उड़ीसा में, कालीकट में या फिर दक्कन में? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, तंजौर में। वेदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर में। नेक्स्ट है, मार्को पोलो कौन था? अन्वेषक, वैज्ञानिक, लेखक या फिर प्रकाशक?
तो अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, अन्वेषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड आपका लास्ट क्वेश्चन। व्हेन सॉन्ग एक यात्री था, अंग्रेजी, रोमन, चीनी या फिर पुर्तगाली। तो हेन सॉन्ग एक चीनी यात्री था, ठीक है। हेन सॉन्ग कौन था? चीनी यात्री था, ठीक है। चलो, ये मेरा रहा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, क्विजेज वगैरह भी होती हैं, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। प्रतिभा टीचिंग फॉर सीटेट है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिंक पे क्लिक करने पर अगर ना ओपन हो तो क्या कीजिएगा, लिंक को क्या कहते हैं कॉपी कर लीजिएगा और आप वहाँ पे जो टेलीग्राम सर्च है वहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक मेरा चैनल मिल जाएगा जहाँ लिखा होगा अनब्रेकेबल प्रतिभा फॉर सीटेट। अगर वैसे भी ना मिले तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं अनब्रेकेबल प्रतिभा फॉर सीटेट, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास ये रही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है मुझे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मेरे क्लास में बने रहिएगा और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।